नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज जुडिशरी की सीरीज में हम करेंगे एक इंपॉर्टेंट केस, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोराई राजन। इसे आपने चंपकम दोराई राजन केस 1951 के नाम से कई बार सुना होगा। आज देखेंगे क्या हुआ ऐसा इस केस में जिसने इंडिया की रिजर्वेशन हिस्ट्री को चेंज कर दिया। साथ ही साथ ऐसा क्या इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी जिससे पार्लियामेंट को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ही लाना पड़ा। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज प्रीलिम्स मेंस दोनों को ध्यान रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए हुए हैं। साथ ही साथ स्टडी आई क्यू पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। जितनी भी मेरी वीडियोस आती हैं सबके पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस केस को समझने से पहले हमें एक बार आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 की बेयर रीडिंग करनी होगी, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में इसी दो आर्टिकल्स के बिहाफ पे पिटिशनर ने पिटीशन फाइल की। आर्टिकल 15 बात करता है इक्वालिटी की, आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की और कहता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे स्टेट किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ आप और मैं भी एक दूसरे को आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के चलते डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। किसी भी तरह का पब्लिक एक्सेस नहीं बंद कर सकते, किसी भी तरह के वेल को एक्सेस, लैंड को एक्सेस, ऐसी कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी का एक्सेस बंद नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ 15 क्लॉज 3 कुछ स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है, जो कहता है कि चिल्ड्रन और वुमेन के लिए सरकार जो है स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है। इसी के साथ एक बार 29 देख लेते हैं, जो वैसे तो बात करता है माइनॉरिटीज के राइट्स की, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 29 क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी सिटीजन को एडमिशन नहीं डिनाई किया जाएगा किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट चलाता हो, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के आधार पे। अगर कोई भी सरकारी कॉलेज है, कोई भी सरकारी संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, वहां पे किसी भी पर्सन को एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा रिजर्वेशन के आधार पे या फिर रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज के आधार पे। तो यहाँ पे बेसिकली इन्हीं दो आर्टिकल्स को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में। देखो हुआ क्या, एक श्रीमती चंपकम दोराई राजन थी, उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। उस समय मेडिकल कॉलेज में स्टेट ऑफ मद्रास में कुछ एक 4 मेडिकल कॉलेज होते थे और सब में मिला के 330 सीट्स थी। अब इन 330 सीट्स में से भी कुछ सीट्स को रिजर्व कैटेगरी में रखा गया था। अभी रिजर्वेशन का प्रिंसिपल आया कहाँ से? ये बात है 1948-49 की। तब तक कॉन्स्टिट्यूशन तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं था। एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया था, कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 का स्टेट ऑफ मद्रास में। उसके चलते ये रिजर्वेशन का प्रोविजन जो है वो चलता जा रहा था। जैसे ही 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होता है, ये टेक्निकली स्पीकिंग ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर था जो 1927 से चलता आ रहा है, उसे चैलेंज नहीं किया गया और वो चलता रहा और रिजर्वेशन जो है वो एज इट इज सबको मिलती रही। तो उसके बाद क्या रहा, 14 सीट्स थी, उनको रिजर्व कैटेगरी में रख दिया गया। 6 नॉन ब्राह्मण सीट्स हो गई, बैकवर्ड क्लासेस सीट्स हो गई, कुछ ब्राह्मण सीट्स हो गई, अलग अलग कुछ वुमेन सीट्स हो गई। तो इस तरह से रिजर्वेशन जो है वो चल रहा था। जबकि अगर आपने देखा होगा आर्टिकल 15 क्लॉज 1 यही कहता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इस किसी भी आधार पे। साथ ही साथ 15 क्लॉज 2 भी कहता है, 29 क्लॉज 2 भी कहता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, सेक्स के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातें जो है वो ये कहती हैं कि बहुत इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग नेचर होगा। तब तक कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं मेंशन था, ध्यान रखिएगा, तब तक नहीं था मेंशन। अब जब चंपकम दोराई राजन एडमिशन लेने जाती हैं तो उनको ये कह के एडमिशन डिनाई कर दिया जाता है कि आपकी जो ब्राह्मण की सीट्स है वो भर चुकी है। अब आप लेट हो गई, आपकी ब्राह्मण की सीट्स भर चुकी है, कुछ एक रिजर्व कैटेगरी की सीट्स खाली हैं, उसमें हम आपको एडमिशन दे नहीं सकते क्योंकि आप नॉन ब्राह्मण कैटेगरी से नहीं आती, आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं आती, आप ब्राह्मण कैटेगरी से आती हैं, अब आप वापस जाइए। अब इसको मैडम ने चैलेंज किया आर्टिकल 226 में, वो हाईकोर्ट गई, बोली मेरा आर्टिकल 15 इन्फ्रिंज हुआ है, मेरा आर्टिकल 29 जो है वो भी वायलेट हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे एडमिशन ग्रांट नहीं किया जा रहा, मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा, मैं यहाँ पे एडमिशन लेना चाहती हूँ और ये लोग रिजर्वेशन रख रहे हैं, जबकि रिजर्वेशन तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता ही नहीं है, किसी भी हाल में रिजर्वेशन है ही नहीं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टेट ऑफ मद्रास मेरे साथ कर रही है वो डिस्क्रिमिनेशन है और आप मेरा आर्टिकल 15 क्लॉज 1 इन्फ्रिंज कर रहे हो। तो इसके चलते मैं ये पिटीशन फाइल करती हूँ। हाई कोर्ट से कहा गया कि प्लीज मुझे जस्टिस दीजिए। हाई कोर्ट ने जस्टिस दी भी। चंपकम दोराई राजन से ये कहा कि आप बिल्कुल सही हैं, आपका 15 और 29 जो है इन्फ्रिंज हुआ है। साथ ही साथ
ऑर्डर दिया स्टेट ऑफ मद्रास को कि आप ये कम्युनल जो गवर्नमेंट ऑर्डर आपका है इसको हटाइए और प्रॉपर एडमिशन्स की प्रक्रिया को फिर से स्टार्ट कीजिए। हाई कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट को डिलीवर किया और क्लियर मेंशन कर दिया कि चंपकम दोराई राजन के साथ जो हुआ है वो फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है। अब स्टेट ऑफ मद्रास ने हाई कोर्ट की इस जजमेंट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और वहां से इसका नाम पड़ा द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोराई राजन, और कुछ और पिटीशंस भी आई थी एंड अदर्स। अब हुआ क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सारे प्रोविजंस को पढ़ा और स्टेट ऑफ मद्रास से पूछा कि आप ऐसे कैसे रिजर्वेशन लेके आते हो। तो स्टेट ऑफ मद्रास ने एक पिटीशन वहां पे जो दी, एक दलील दी, उस दलील में ये कहा कि जज साहब हमें आर्टिकल 37 के तहत ये कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, जब भी कोई लॉ बनाओ तो डीपीएसपी को ध्यान में रखना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए देश के। इसी के चलते हमें आर्टिकल 46 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस तरह की रिजर्वेशन पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। आर्टिकल 46 क्या कहता है? वो कहता है कि स्टेट जो है वो ऐसे प्रोविजंस बना सकती है जो एससी और एसटी के अपलिफ्टमेंट में हेल्पफुल होंगे। तो यही कहा स्टेट ऑफ मद्रास ने कि हम आर्टिकल 46 के चलते रिजर्वेशन की पॉलिसी लेके आए हैं। अब इसमें किसी का आर्टिकल 15 इन्फ्रिंज हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें तो आर्टिकल 37 ने क्लियर डायरेक्शन दिया है कि जब भी सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाओ तो डीपीएसपीज को ध्यान में रखना, और हम वही कर रहे हैं, आर्टिकल 46 को ध्यान में रख रहे हैं। और हमने किसी का भी यहाँ पे राइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। कोर्ट ने यहाँ कुछ बातें की, कहा जाता है काफ़ी नैरो थी उस समय की ये जजमेंट, क्योंकि नया नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था और जो कोर्ट का इंटरप्रिटेशन था कॉन्स्टिट्यूशन का वो सोशियो इकोनॉमिक हित में नहीं था, वो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट में नहीं था, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में नहीं था और इक्वालिटी के प्रिंसिपल में कहा जाता है नहीं था। क्यों नहीं था? रीजन ये था, कोर्ट ने क्लियर कहा कि देखो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 जो है वो इंडिविजुअल सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, इवन इफ वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के नहीं है तब भी वो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में इस बेनिफिट को ले सकते हैं। चंपकम दोराई राजन बिल्कुल सही इसमें बेनिफिट ले रही हैं, उनका आर्टिकल 29 क्लॉज 2 इन्फ्रिंज हुआ है। साथ ही साथ आर्टिकल 46 एक डीपीएसपी है, और जैसा कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स को पढ़ोगे, ऐसा कोर्ट ने कहा, तो आप ये देखोगे कि फंडामेंटल राइट्स प्राइमरी हैं, सर्वोपरि हैं, डीपीएसपी उसके बाद आते हैं। तो आप फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करके डीपीएसपी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आप आर्टिकल 46 को इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 15 को ओवरराइड नहीं करोगे। आर्टिकल 15 बड़ा है और प्राइमरी है। इसी के साथ साथ यही का फंडामेंटल राइट्स और सुप्रीम है, डीपीएसपी जो है वो उसके बाद आते हैं। अनदर थिंग जो बोला कि अगर आप आर्टिकल 15 में कास्ट के बेसिस पे चंपकम दोराई राजन को एडमिशन डिनाई कर रहे हो तो स्टेट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस कर रहा है और वो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में अलाउड नहीं है। इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑर्डर था, कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927, उसे भी नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कैसे? ये कह के कि ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है ये आर्टिकल 13 में इन्फ्रिंजमेंट है फंडामेंटल राइट्स का, ये एक लॉ है और ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है वो वॉइड रहेगा, वो काम नहीं करेगा। तो ये भी इन्फ्रिंजमेंट है फंडामेंटल राइट्स की, इसलिए हम इस कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर को भी नल एंड वॉइड ठहरा रहे हैं। इसका मतलब सारी की सारी जो जजमेंट थी वो चंपकम दोराई राजन के फेवर में आई और ये कहा गया कि रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो गलत है, वो आर्टिकल 15 के अगेंस्ट है। अब यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट को जवाब देना था। पार्लियामेंट को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था देश भर में। उन्हें पता था रिजर्वेशन जो एक टूल है वो बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जिससे आप अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस का। जैसा कि अंबेडकर का भी मानना था, ये एक ऐसा अफर्मेटिव एक्शन है जिसके थ्रू सोसाइटी में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 को भी प्रैक्टिस किया जा सकता है, इंश्योर किया जा सकता है। इसलिए रिजर्वेशन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एक नेसेसरी कंपोनेंट है। इसके बिना अगर हम सोचें कि हमारी बैकवर्ड कम्युनिटीज फॉरवर्ड आ पाएंगी, मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ पाएंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। और इसी के चलते फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया। और ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है? इस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने काफ़ी कुछ अमेंड किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डाली वो डाला 15 क्लॉज 4 और क्लियर कहा कि 15 क्लॉज 2 में या 29 क्लॉज 2 में, 15 क्लॉज 1 में, 15 क्लॉज 2 में, 29 क्लॉज 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्टेट को प्रिवेंट करेगा कि वो कुछ स्पेशल प्रोविजन का मतलब है रिजर्वेशन के प्रोविजंस लेके आए फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स
ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। याद रखना बात हो रही है सोशली एंड एजुकेशनली, इकोनॉमिकली नहीं है यहाँ पे, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही रिजर्वेशन की बात की गई अंडर 15 क्लॉज 4 में। और उसी के बाद से रिजर्वेशन जो है वो स्टेट्स अपने अपने लेवल पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में या फिर उसके बाद 16 में भी रिजर्वेशन जो है बाद में देने लगी, और इससे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो देश का होने लगा। तो इस तरह के और बहुत सारे केसेस आते रहेंगे। अब देखेंगे कि ये 15 क्लॉज 4 को कहाँ चैलेंज किया गया, जरूर इसको भी चैलेंज किया गया होगा, कोई और केस आगे भी आया होगा। मिलेंगे अगले ऐसे ही किसी केस में और इस सीरीज को आगे ले जाएंगे। आप यूपीएससी IAS के स्मार्ट कोर्सेज हमारे परचेज कर सकते हैं, फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ हैं। studiiq.com से आप ले सकते हैं, साथ ही साथ हमारी वेब से भी परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।